Hello everyone. So today we are going to discuss about a very important process that is photosynthesis that is very important in plants life. So this process photosynthesis it occurs in case of green plants. हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस का मीनिंग देखते हैं। फोटो का मतलब होता है सनलाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। सनलाइट को यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब अगर कुछ भी बनाना है उनको अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना बनाना है तो उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जिसको यूज करके वो अपना खाना बनाएंगे, राइट। अगर हम अपने घर में भी अपनी कोई सब्जी बनाते हैं तो उसको सब्जी को बनाने के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए। वो सब क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। उसी तरह प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। अब हम इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाली है कि प्लांट क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करता है और उनको कैसे ऑब्टेन करता है अपने एनवायरनमेंट से। ऑफ कोर्स उसको कहाँ से मिलेगा अपना रॉ मटेरियल? अपनी सराउंडिंग से मिलेगा, अपने एनवायरनमेंट से मिलेगा। हमने इस वीडियो में आज वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ प्लांट विल ऑब्टेन इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, टू सिस्टम्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के पास हमारे टू सिस्टम्स होते हैं। जो सिस्टम हमें प्लांट का दिखता है एक्चुअल में जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम वी आर एबल टू सी अबव द ग्राउंड, वेयर एज द सेकेंड इज रूट सिस्टम। अब हमें पता है रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। हमें रूट सिस्टम तो दिखता ही नहीं है क्योंकि जड़ें हमारी मिट्टी के अंदर होती हैं। हमें क्या दिखता है प्लांट का? सिर्फ शूट सिस्टम दिखता है। अब जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स दिखते हैं? वी आर एबल टू सी स्टेम, वी आर एबल टू सी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बड, fruits and vegetables etc. We are able to see all these things which is present above the ground. So the two systems are shoot system and root system. शूट सिस्टम जो हमें दिखता है अबव द ग्राउंड एंड रूट सिस्टम इट इज अंडरग्राउंड, इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है? प्लांट अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं? इनसाइड लीव्स। बेसिकली प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन इन कलर है वहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। अब क्यों ग्रीन पार्ट्स में ही क्यों फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है इसको हम आगे चलकर देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन पार्ट्स के पास ऐसी क्या मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं। अब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब टू ऑब्टेन फूड, अपना खाना कैसे या तो बनाना या तो उसको खाना। टू ऑब्टेन फूड की हम अपना खाना कैसे खाते हैं? टू ऑब्टेन फूड। अब हम अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बेसिकली हमें कहाँ से अपना फूड मिल रहा है? दो टाइप के न्यूट्रिशन बेसिकली होते हैं। वन इज ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। अपना पालन पोषण खुद करना इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। मतलब सेल्फ नरिशमेंट, अपनी बॉडी के अंदर ही अपना खाना बनाना, इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। मतलब हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना खुद बना रहे हैं। वेरस हेट्रो मतलब डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, हम क्या करते हैं? हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, मैं बाहर से खाना ऑब्टेन करती हूँ। सो आई एम अ हेट्रोट्रॉफ। जबकि ग्रीन प्लांट अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब सेल्फ, अपना खुद का पालन पोषण खुद ही कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही खाना बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं वो अपनी बॉडी के अंदर खाना? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बेसिकली फूड बन कहाँ पर रहा है? लीव्स के अंदर। एंड लीव्स इट इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम बिकॉज हमें लीव्स तो दिख रही हैं। शूट सिस्टम द सिस्टम विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए अपने एनवायरनमेंट से। सबसे पहले वाटर। वाटर कहाँ से मिल रहा है प्लांट को? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कैसे? रूट्स जो होती हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से एंड थ्रू जाइलम।
जाइलम क्या होता है? जाइलम को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। जाइलम क्या है? एक प्लांट का टिश्यू है जो प्लांट को पानी ऑब्टेन कर रहा है। जो रूट्स हैं, रूट से पानी जाएगा स्टेम में, स्टेम से जाएगा ब्रांचेस में। तो प्लांट को फर्स्ट रॉ मटेरियल चाहिए वाटर, और वाटर आता है सॉइल से, सॉइल से जाएगा रूट से, रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस से, और ब्रांचेस से लीव्स के पास। क्योंकि हमें बेसिकली सारा रॉ मटेरियल भेजना कहाँ पर है? लीफ के पास। जब लीफ के पास रॉ मटेरियल जाएगा तब लीफ के अंदर खाना बनेगा। तो पहले लीफ को वाटर मिलेगा सॉइल से। अब सेकंड थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम एयर। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करेगा हमारा प्लांट। बेसिकली लीफ के पास जानी चाहिए ये कार्बन डाइऑक्साइड। देन थर्ड थिंग इज क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इट इज द ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलर्ड पार्ट। जो प्लांट का कलर है वो ग्रीन क्यों है? बेसिकली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। देन द लास्ट थिंग इज एनर्जी। अब खाना बनाना है प्लांट को, खाना बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको? प्लांट इज गेटिंग एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम sunlight. So we will repeat the four raw material. Number one is water. Water they are getting from soil. Second is carbon dioxide. Carbon dioxide they are getting from air. Third is chlorophyll. Chlorophyll तो plant के पास ही होता है. And fourth thing is energy. Energy they are getting from sunlight. Then नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोफिल बेसिकली लोकेटेड कहाँ है प्लांट के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा जो प्लांट है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स। जो लीव्स हैं, लीव्स क्यों हैं ग्रीन इन कलर? अब मैं इसका एक्चुअल रीजन बताती हूँ। लीफ हमारा प्लांट बॉडी है, प्लांट है। प्लांट किसका बना हुआ है? सेल का। ह्यूमंस भी किसके बने हुए हैं? सेल के। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के पास होते हैं प्लांट सेल्स। अब हमारी जो लीफ है, लीफ के अंदर भी सेल्स होंगी। अब लीफ के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। You need to learn it. Leaves are made up of मीजोफिल सेल्स। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होंगी। हमें पता है हमारे अंदर इतनी सारी ऑर्गेनेलीज हैं। प्लांट्स के पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरो, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस। ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। पर अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट के पास एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होती है, एंड वी कॉल इट प्लास्टिड। सेल ऑर्गेनेली क्या होती है? छोटे छोटे ऑर्गन्स जो सेल के होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटा मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो उसमें से एक ऑर्गेनेली होती है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर टू इज क्रोमोप्लास्ट, एंड नंबर थ्री इज ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारे तीन टाइप के प्लास्टिड हैं जो प्लास्टिड जो प्लांट्स के पास होते हैं। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे? पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट्स। प्लांट्स के पास ये ऑर्गेनेल होती है प्लास्टिड, एंड इस प्लास्टिड के अंदर अलग अलग मटेरियल स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरो के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ होता है? क्लोरोफिल। अब ये जो हम इमेज देख रहे हैं, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। कैन यू सी इट केयरफुली? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है हमारा? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की वॉल के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। एंड क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा प्लांट ग्रीन इन कलर है। Okay, got it. Chloroplast is a cell organelle, special cell organelle which is present in case of plant cells. All the plant cells which are green in color, they are having chloroplast. Okay, and chloroplast के अंदर क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की वॉल के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। एंड क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। देन अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर। अभी किसी भी कलर का होता है, ये बेसिकली हमारे फ्लावर्स के अंदर होता है। क्रोमोप्लास्ट इज गिविंग कलर to plant parts like flower. Then leucoplast is important for storage of oil, starch. ये जो starch क्या होता है प्लांट का?
जो खाना होता है ना वो स्टोर होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट जितना भी खाना बनाता है वो उसी खाने को उसी टाइम नहीं खा जाता, वो उस खाने को स्टोर करेगा। स्टोर कैसे करता है? अपनी बॉडी के अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, क्रोमोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोवाइड करता है। गॉट इट? सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज क्लोरोफिल की लोकेशन हमने देख ली है। क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड सेल्स ऑफ द प्लांट। अब बेसिकली हम लीफ की बात करते हैं, लीफ पे कौन से स्पेशल टाइप के सेल होते हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं, और कौन से प्लास्टिड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। एंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की वॉल के अंदर क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताने वाली हूँ, दैट इज ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हमें पता है जो रूट्स हैं, प्लांट की रूट्स हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? पानी को सोख लेना। अब पानी को कैसे सोखेंगी? जो रूट्स हैं वो कैसे सोखेंगी? सॉइल से। अब हमें क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें क्या कहते हैं जनरली, जब भी हमें प्लांट को पानी देना होता है तो क्या कहते हैं कि हमें प्लांट की सॉइल के अंदर पानी देना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट है उसने अल्टीमेटली सॉइल के अंदर से ही पानी को एब्जॉर्ब करना है। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस ही ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है पानी को एब्जॉर्ब होने में। लाइक सॉइल है, सॉइल से रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, और वाटर एब्जॉर्ब कैसे कर रही हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू इन वेरी ब्रीफ। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब पानी मूव कर रहा है, कहां से कहां पानी मूव कर रहा है? अगर मैं बात करूं सॉइल की, सॉइल इज हैविंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सॉइल के पास बहुत ज्यादा पानी होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, हाई H2O लिख देती हूँ, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है सॉइल के अंदर। अगर मैं बात करूँ रूट्स की, रूट्स के अंदर कंपैरेटिवली कम पानी होता है, लो H2O, कम पानी होता है। तो अब क्या होता है ऑस्मोसिस के अंदर? बेसिकली ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है? पानी मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉइल से पानी का मूवमेंट रूट के अंदर, इसको मैं बोलूंगी ऑस्मोसिस। अब क्या हम इसको कैसे समझ सकते हैं ऑस्मोसिस को? ये बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है हमारे आसपास जो हमने देख रखा है अपनी लाइफ के अंदर। जैसे मम्मी रात को क्या करती है, किशमिश को भिगो देती है, भिगो के खाते हैं, है ना? अब भिगोना क्या होता है? जब हम किशमिश को ये देख रहे हैं हम किशमिश को, ये क्या है? हमारी रॉ रॉ रेजिन है ये हमारी। अब अगर हम रेजिन के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत कम पानी है, वेरी लो अमाउंट ऑफ H2O, बहुत कम पानी है इसके अंदर। पर अगर मैं इसको एक बोल है मेरे पास पानी का, उसके अंदर मैं किशमिश को भिगो के रखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, कि जो किशमिश है उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या हुआ इसके अंदर? ऑस्मोसिस हुई, पानी मूव किया। बोल का जो वाटर था बोल का जो वाटर था वो किशमिश के अंदर मूव कर गया। कैसे मूव किया? थ्रू ऑस्मोसिस। अब हमने ऑस्मोसिस के अंदर एक बात याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न करेंगे? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी कहाँ मूव करेगा? जहां पर पानी कम है। अब जब ये मूव कर रहा है तो इसके बीच में एक दीवार है। जैसे अगर हम बात करें किशमिश की, जो ये किशमिश का जो रैपर है, बाहर का जो छिलक है, ये एक दीवार है एक तरह की। ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा अधूरा, परमिएबल मतलब परमिशन देना, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा जो किशमिश का जो छिलक है ना, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ पानी को अंदर मूव करने दे रहा है और किसी चीज को अंदर नहीं जाने दे रहा है। और ये बहुत जरूरी है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए, कि जो आउटर कवरिंग है वो क्या होना चाहिए? एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो कि सिर्फ पानी की मूवमेंट अलाउ करेगी। अब अगर हम बात करते हैं ना रूट्स की, रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है, ये भी किसकी तरह एक्ट कर रही है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। अब इसके बाहर सॉइल है, सॉइल के अंदर हमारे पास क्या है? बहुत सारा वाटर है, अंदर वाटर क्या है? कम है। अब क्या हो रहा है? वाटर मूव कर रहा है हाई टू लो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसके अंदर क्या है? ये जो रूट है, रूट की जो आउटर कवरिंग है, ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ पानी को मूव करने दे रही है अंदर की तरफ, और पानी के साथ साथ क्या जाएगा? हमारे मिनरल्स जाएंगे।
Few minerals will also move. Okay. Okay, so we are done with the process of osmosis, the movement of water from a region of high concentration to low concentration. It will help in absorption of water from the soil. ओके, अब प्लांट को सेकंड थिंग भी मिल गया, हमारा वाटर भी मिल गया है। अब यही जो वाटर है रूट्स से जाएगा स्टेम के पास, स्टेम से जाएगा ब्रांचेस के पास, और ब्रांचेस से चला जाएगा लीफ के पास। बेसिकली हम चाहते थे कि जो वाटर है वो लीफ के पास पहुंच जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यही दोबारा से आ गया। अब हमारे पास ये क्या दिख रहा है, बाहर क्या है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर। अब ये रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके सॉइल में से। इसलिए प्लांट के पास बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे, प्लांट जो रूट्स हैं वो उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। अब जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी उतना ही ज्यादा वाटर स्टेम के पास जाएगा। अब स्टेम से किसके पास जाएगा, लीव्स के पास अल्टरनेटली। एंड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कैसे हो रहा है, थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा, आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा मे बी। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास तो क्या है, मेरे पास नोज है, मेरे पास मेरा माउथ है। अब नोज और माउथ के थ्रू क्या हो रहा है, मेरी जो, मैं कौन सी गैस इनहेल कर रही हूँ, ऑक्सीजन। हमें पता है लिविंग बींग्स क्या, जो सर्वाइवल है उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर मैं इनहेल कर रही हूँ, मेरे पास क्या जा रही है, मेरी ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, राइट, क्योंकि मेरे पास होल है, मेरे पास नोज है, मेरे पास माउथ है, ये एक ओपनिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिससे इजीली जो ऑक्सीजन है वो मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। पर अगर हम बात करते हैं प्लांट की, प्लांट के पास तो ना तो नोज है प्लांट के पास, ना ही माउथ है। तो वो कैसे अपने एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, क्योंकि उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही है। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट विल नॉट बी एबल टू मेक इट्स फूड। अब प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो प्लांट के पास क्या ऐसी स्पेशल चीज होती है जो प्लांट का, जैसे हम बात कर रहे हैं लीफ की, बेसिकली हमें कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के पास पहुंचानी है। लीफ जो है ना, लीफ का जो सरफेस है, इसके पास स्मॉल पोर होते हैं। व्हाट इज द स्मॉल पोर, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं स्मॉल पोर्स के थ्रू, ये ओपनिंग है, छोटी छोटी ओपनिंग है, जिसके थ्रू प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। और इन छोटी छोटी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ, एंड थ्रू दीज टाइनी पोर्स प्लांट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, अब हमें पता चल गया है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है प्लांट के पास, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को डिटेल में देखना है। अब क्या आपको दिख रहे हैं बाहर जो ये किडनी शेप सेल है, ये राजमा जैसे जो सेल है ना, इन सेल्स का एक स्पेशल नेम होता है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के पास ये जो स्पेशल किडनी शेप सेल, किडनी जैसी शेप है ना इनकी, राजमा जैसी शेप है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल क्या करते हैं, यही रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि कब स्टोमेटा ओपन होगा कब क्लोज होगा। इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। ओके, अब हम इनको ध्यान से अगर हम देखते हैं, ये जो गार्ड सेल है, इसके आसपास ये जो सेल है ना, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं हम एपिडर्मल सेल्स। अब इनको एपिडर्मल क्यों बोलते हैं, एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब कवरिंग। जो लीफ है, लीफ की जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अब मैंने क्या कहा, स्टोमेटा ऊपर वाले सरफेस के ऊपर ही होती है, तो ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के आसपास एपिडर्मल सेल, ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के आसपास एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल मींस ऊपर की कवरिंग। अब ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग के बीच में छोटे 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 होल्स होते हैं, उन्हीं होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। मीन्स स्टोमेटा के पहले तो स्टोमेटा बनी किसकी हुई है, गार्ड सेल की। और गार्ड सेल के आसपास कौन से सेल हैं हमारे, एपिडर्मल सेल्स। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी स्टोमेटा है ये ओपन होती है और क्लोज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ स्टोमेटा इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
यहीं पर देख लेते हैं दैट हाउ स्टोमेटा इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर मैं बात करती हूँ स्टोमेटा की, ये क्या बना दिया मैंने, स्टोमेटा की गार्ड सेल। अब हमें एक बात याद रखनी है, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की जो अंदर की वॉल होती है ना, ये मोटी होती है, थिक वॉल होती है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। और ये क्या है, हमारे गार्ड सेल। गार्ड सेल भी हमारे ग्रीन इन कलर होते हैं। गार्ड सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। सेल है ना, सेल के पास न्यूक्लियस तो होगा ही, साथ ही साथ इसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यही जो गार्ड सेल है, इसके अंदर ये जो छोटी सी आपको ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, स्टोमा। स्टोमा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, वो इसी के थ्रू बाहर आएगी। ओके। देन अब इसके आसपास कौन से सेल है हमारे, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स हमारे सरफेस बनाते हैं लीफ का, और इसी सरफेस के अंदर बीच में जो होल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब कैसे हमारा स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा, देखो क्या होता है आमतौर पे, जो हमारी लीफ है, लीफ ने ना वाटर लिया हमारी स्टेम से। ओके, पहले रूट, सॉइल, सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीफ। अब जो लीफ है, लीफ के अंदर पानी आ गया। अब लीफ के सारे सेल्स को एकदम से पानी नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर आप सबने लीफ ड्रॉ करी है अपने बचपन के अंदर, तो हम लीफ के अंदर ना कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। आपने पढ़ा सिक्स्थ क्लास के अंदर, आई होप सो यू हैव स्टडीड द चैप्टर लीफ। लीफ के जो सेंटर में ये जो लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। मिड रिब। और ये जो इसकी साइड की लाइंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। अब पहले ना ये स्टेम की ऐसे, ये स्टेम से जुड़ी हुई है, ये क्या होती है, पेटियोल। पेटियोल को बेसिकली क्या कहते हैं हम, ये डंडी होती है। ये डंडी क्या करती है, लीफ को हेल्प करती है स्टेम से या फिर किसी ब्रांच से अटैच होने में। अब जैसे हम मान लेते हैं ये ब्रांच है या फिर स्टेम है, चलो ये आगे जाके रूट से जुड़ी हुई है, तो रूट से पहले पानी आएगा स्टेम के पास, स्टेम ने दिया पेटियोल को, पेटियोल से मिडरिब, और फिर मिडरिब से कहाँ पे चला जाएगा, वेन्स के पास चला जाएगा पानी, और अब यही वेन्स लीफ के सारे सेल्स को पानी देंगी। लीफ के सेल्स कौन से हैं, बेसिकली मीजोफिल सेल्स, सारों को पानी मिलेगा। गॉट इट। अब सारे सेल्स को पानी मिल गया, इन्हीं सेल्स के थ्रू पानी आएगा एपिडर्मल सरफेस पे भी आएगा, तो एपिडर्मल सेल्स के पास भी आएगा। अब ये पानी मूव कर रहा है, सेल टू सेल मूव कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में पानी मूव कर रहा है। अब पानी की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसे अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड है, और ये थर्ड। अब हम मान लेते हैं पहले सेल के पास पानी सबसे ज्यादा है, इसके पास पानी थोड़ा कम है, और इसके पास सबसे कम है, तो क्या होगा, सबसे पहले पानी मूव करेगा हाई टू लो। अब इसके पास पानी बढ़ गया, तो अब ये फिर से हाई टू लो। तो ऐसे ऐसे करके वाटर मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब इसी तरह पानी कहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, एपिडर्मल सेल्स के पास। अब एपिडर्मल सेल के पास क्या है, पानी ज्यादा है। यही पानी अब कहाँ पे मूव करेगा, गार्ड सेल के अंदर। अब क्या होगा, गार्ड सेल जब पानी से भर जाएंगे, गार्ड सेल जब थिक हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि जो हमारे गार्ड सेल है ना, ये कैसे हो गए हैं, टर्जिड हो गए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टर्जिडिटी। जब हमारे गार्ड सेल पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गार्ड सेल पूरे पानी से भर जाते हैं, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि जो गार्ड सेल हैं वो टर्जिड हो गए हैं। टर्जिड मींस भर गए हैं पानी से। अब जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारी जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाती है। ओके। अब अगली कंडीशन देखते हैं हम। अब क्या होता है, जब गार्ड सेल हमारे टर्जिड हो गए हैं, हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो गया है। अब जब ओपन है, तो इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास आ रही है। अब एक और प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में बेसिकली जो ये हमारा प्लांट है ना, इसका पसीना आ रहा है और ये उड़ रहा है। इट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो ये पोर है ना, अब इसके थ्रू लीफ का जो पानी है वो उड़ के बाहर आने लग जाएगा। इसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या हुआ है, जो लीफ के पास पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी क्या होगा, वो उड़ता रहेगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इट इज द लॉस ऑफ वाटर। वाटर उड़ गया, लॉस हो गया है फ्रॉम लीफ।
okay, in the form of water vapor. The loss of water from aerial part of the plant through stomata. Aerial part मतलब जो प्लांट का ऐसा पार्ट जो हवा के अंदर है. हवा में क्या है, जो स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस है, इसके अंदर से पानी का उड़ना, इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. अब ट्रांसपीरेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा स्टोमेटा. तो बेसिकली स्टोमेटा के दो काम हो गए. नंबर वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन सी गैस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बन रही है वो बाहर जा रही है. अब सेकंड थिंग क्या हो रही है हमारी, ट्रांसपीरेशन. लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानी उड़ के बाहर की तरफ जा रहा है. अब ट्रांसपीरेशन का भी फायदा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट को. ओके, तो अब हमने पहली कंडीशन पढ़ ली है, स्टोमेटा कब ओपन होगी, जब हमारे गार्ड सेल होंगे टर्जिड. अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, स्टोमेटा क्लोज कब होगी. क्लोज कब होगी स्टोमेटा, जब हमारा रात के टाइम पे क्या होता है, जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल में से पानी जाने लग जाता है एपिडर्मल सेल के पास, रिवर्स होने लग गया. दिन के टाइम पे क्या हो रहा था, एपिडर्मल सेल से पानी आ रहा था गार्ड सेल के पास, पर अब रात के टाइम पे क्या हो रहा है, गार्ड सेल से पानी जा रहा है एपिडर्मल सेल के पास. तो मतलब जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का वाटर लूज हो गया. अब वाटर लूज हो गया तो अब क्या होगा, गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड. हमें इस चीज को लर्न करना है. क्या होगा, दिन के टाइम पे जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होगा. स्टोमेटा क्यों ओपन होगा, क्योंकि गार्ड सेल बन गए हैं टर्जिड. अब रात के टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटा विल क्लोज. अब स्टोमेटा क्यों क्लोज होगा, क्योंकि गार्ड सेल का जो पानी है वो लूज हो गया है, गार्ड सेल से पानी चला गया बाहर. अब गार्ड सेल हो गया ढीले ढीले से, और इसी कंडीशन की वजह से हमारे स्टोमेटा बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल हो गए हैं फ्लैसिड और स्टोमेटा हो गया है क्लोज. तो अब हमने समझ लिया दैट हाउ प्लांट इज ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है, फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. अब हमने दो चीजें कर ली है, प्लांट के पास वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट. सेकेंड थिंग हमने पढ़ ली है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है, फ्रॉम स्टोमेटा. और अब हमने ये भी पढ़ लिया दैट हाउ स्टोमेटा इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल. फिर तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी आज, द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस का होना इम्पॉसिबल है. एंड द लास्ट थिंग इज सनलाइट. सनलाइट क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. अब फोटोसिंथेसिस है, खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए. एनर्जी कहाँ से ले रहा है प्लांट, फ्रॉम सनलाइट. गॉट इट. ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज द सेक्शन ऑफ लीफ. एक मैंने लीफ ली और लीफ को ऐसे करके कट कर दिया है. तो अब लीफ के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, ये लीफ के सेल हैं, ये जो सबसे ऊपर वाले इसको बोलते हैं एपिडर्मल, सबसे ऊपर वाली लेयर. ठीक है, अब एपिडर्मल ये कौन सी एपिडर्मिस है, ऊपर वाली. ऊपर वाला लीफ के दो सरफेस है, एक ऊपर वाला एक लोअर वाला है. ऊपर वाले को क्या बोलूंगी मैं, अपर, और ये नीचे वाली लेयर को क्या बोलूंगी मैं, लोअर एपिडर्मिस. अब मेरे को यहाँ पे एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि जो मेरा स्टोमेटा है वो ये रहा. स्टोमेटा इट इज प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस. हमें ये बात याद रखनी है, जो स्टोमेटा है वो नीचे लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होती है, अपर सरफेस पे बहुत कम स्टोमेटा होती है. साथ ही साथ अब हम मेरे को क्या दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं. इन सेल्स का क्या नेम है, मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स. अब मेरे को दिख रहा है मीजोफिल सेल्स मेरे दो टाइप के हैं. ये देखो ऊपर, ये जो है इस शेप को बोलते हैं बैरल शेप. बैरल शेप सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, पैलिसेड मीजोफिल. इसको बोलूंगी पैलिसेड. और ये नीचे गोले गोले जैसे सेल है, इसको क्या बोलूंगी मैं, स्पॉन्जी. तो मेरी लीफ के पास ना ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो टाइप के मीजोफिल सेल है. स्पॉन्जी मीजोफिल है, एंड अब ऊपर की तरफ क्या है, पैलिसेड मीजोफिल है. ये हमारे लीफ के सेल हो गए. ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा विल हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड टू कम इनसाइड. ओके, अब जो हमारे जितने भी मीजोफिल सेल हैं इसके अंदर क्या भरी हुई होती है, क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल कहाँ पे होती है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट. Water. Okay, now we are done with all the four raw materials of photosynthesis, and with this I'm going to end my lecture. Let us recapitulate it. Photosynthesis, photo means sunlight, synthesis means to produce. Plant अपना खाना खुद बना रहा है by the process of photosynthesis. Now
सेकेंड थिंग आफ्टर द रॉ मटेरियल प्लांट को क्या चाहिए? वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है? सॉइल से रूट में जा रहा है। अब सॉइल से रूट में कैसे जा रहा है? बाय एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हमेशा जहां पर पानी ज्यादा है वहां से पानी मूव करेगा जहां पर पानी कम है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। देन रॉ मटेरियल में वी आर डन, पानी मिल गया। अब सेकंड थिंग क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है? फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ओके। देन थर्ड थिंग इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता ही है। एंड फोर्थ थिंग इज सनलाइट। सनलाइट प्लांट इज गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। अब इन सारे रॉ मटेरियल को कैसे प्लांट यूज करेगा और कैसे खाना बनेगा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। And we have also discussed the regulation of opening and closing of stomata, that how stomata is opening and how it is closing. Okay, thank you for this video. We are done with this all the topics. Now the process we are going to discuss in detail in next